नहीं चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेडिकल हिस्ट्री में जैसे मैंने कहा, फैमिली हिस्ट्री या आपको या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड या अस्थमा है, या कुछ कैंसर, स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं कि ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। दिस इज अगेन फेमिलियल। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी माँ या आपकी मासी या मैटरनल साइड में या आपकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो यू आर एट अ हायर रिस्क और आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए और आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में आना चाहिए। सेकेंडली, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग भी नर्सेज हो एंड यू नो कि नर्सेज तो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं और वहाँ पे दे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग डिफरेंट इन्फेक्शन। Also, if you have a pet or you are किसी का जॉब में you're handling animals, तो later उनके जो I think somebody needs to mute. I request the participants to please mute themselves. I request the participants to mute themselves. Please mute. I request all the participants to mute. Ma'am, your voice is again not audible. Hello. Hello. Ma'am, you're still not audible. Can you hear me now? Yes, yes, yes. So as I was telling you all कि in addition to history, even हमारे occupation या हमारा profession की वजह से हमें या हमारे परिवार को अगर कोई infection हो सकता है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। एंड जैसे मैं बता रही थी कि अगर एनिमल्स को हैंडल करते हैं, देयर आर सम पीपल हु कैन बी वेटरनरी डॉक्टर्स, तो इफ दे आर हैंडलिंग एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा, तो दे आर प्रोन टू सम इन्फेक्शंस लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक्सेट्रा व्हिच कैन इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द अनबॉर्न बेबी। एडिशनली इसके साथ अगर कोई लाइफस्टाइल बिहेवियर्स है आपके साथ में, जैसे स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज या प्रोमिस्क्यूसिटी, ये सारी चीज़ें वो हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग या प्री मैरिटल चेकअप में ये सब हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं और उसके लिए कोई सोल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं। सो कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रसेप्शन यानी फैमिली प्लानिंग। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बिफोर टॉकिंग टू यू अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे कि आपको सब पता है कि ऑल विमेन हैव दिस यूट्रस विच इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन है जो हमारे पेट में नीचे की तरफ होता है। यूट्रस के आजू बाजू में यूट्रस से निकलते हुए दो ट्यूब्स आपको दिखेंगे और ट्यूब्स के एंड में एक दोनों बाजू में एक ओवरी रहता है या अंडाशय हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं। एंड एवरी मंथ जैसे आपको पीरियड्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आपके पीरियड्स जब आप 12 या 13 ईयर्स के होते हैं तब से शुरू हो जाते हैं और हर महीना नियमित रूप से एक आपको पीरियड, मंथली पीरियड या मंथली ब्लीडिंग होता है। तो इसकी फिजियोलॉजी ऐसा है कि हर महीना 14th डे, 14वें दिन, जैसे आपका जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू होता है उसको हम लोग डे 1 काउंट करते हैं, तो 14वें दिन यहाँ से ओवरी से एक अंडा रप्चर होता है, एक अंडा निकलता है और वो ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है बीच में। और उस दौरान अगर इंटरकोर्स हुआ उस दिन, अगर उस दौरान सेक्स हुआ तो नीचे से वीरिया जो है, स्पर्म्स नीचे से आते हैं यूट्रस के अंदर एंड फिर यहाँ पे कहाँ पे तो भी यूट्रस में एग और स्पर्म जब मिलते हैं तब बेबी इज क्रिएटेड। तो अगर हमको प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में बताना है तो वी नीड टू नो वेरी वेल दिस प्रोसेस, सो दैट फिर हमको समझेगा कि हम लोग किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि पहले 14वें दिन से तीसरे या चौथे दिन से ही वो अंडा बनना शुरू होता है ओवरी में और 14th डे को रप्चर होता है और इसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम करके कोलैप्स हो जाता है। उसी समय यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो उसका थिकनेस बढ़ते जाता है ताकि 14वें, 15वें, 16वें दिन वो उसमें ब्लड फ्लो भी ज़्यादा रहता है, पूरी तैयारी रहती है अगर प्रेगनेंसी हो तो उसको
नर्चर करने के लिए, ताकि वो प्रेगनेंसी को न्यूट्रिएंट्स मिले। इसकी पूरी तैयारी यूट्रस भी करती है हर महीना। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर महीना खत्म होने के बाद में वो पूरा एंडोमेट्रियल लेयर जो तैयार है वो पूरा पीरियड्स के दौरान वापस बह जाता है खून के साथ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले 5 दिन पीरियड में जनरली ब्लीडिंग होता है। 6th to 14th डे हम उसको ओव्यूलेशन प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जहाँ पे एंडोमेट्रियम भी थिक होता है और अंडा भी तैयार होता है। 14वें दिन को अंडा रिलीज होता है अंडाशय से। एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं रहा तो 28 डेज के बाद में वापस पीरियड्स आपको आएंगे। लाइफस्टाइल का बहुत असर होता है पीरियड्स में। सपोज अगर आपको एग्जाम है, एग्जाम का स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, या आपका एकदम वजन बढ़ गया, या आपका वजन एकदम से कम हो गया 1 आध 2 महीने में, या फीवर आया, बुखार आया, या फॉर एनी रीजन आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उसका इम्पैक्ट आपकी पीरियड्स पे पड़ सकता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बिफोर मैरिज द गर्ल इज प्रिपेयर कि आई एम श्योर कि वो मेरे मैरिज जिस दिन है उस दिन पीरियड आएगा नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली वो तभी आ सकता है या 1-2 दिन पहले आ जाएगा या लेट आएगा, तो पूरा टाइम टेंशन में जाता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो भी पीरियड हमारा स्ट्रेसफुल है। सो इट इज प्रेफरेबल कि अगर आप डॉक्टर से 2-3 महीने पहले मिले और उन्होंने आपको शादी के बाद कॉन्ट्रसेप्शन प्रिस्क्राइब किया, जैसे जिसको हम लोग ओसी पिल्स बोलते हैं, तो उसे आप 1 महीने पहले ही शुरू कर दे, सो दैट आपके कंट्रोल में है आपका पीरियड और अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको उस टाइम पे ब्लीडिंग वगैरह शुरू नहीं हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको कंसल्टेशन करना है या आपको एडवाइस लेना है किसी डॉक्टर से, वो आप थोड़ा 1-2 महीने पहले कर सकते हैं। दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। सेकेंडली, ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में काफ़ी सारे बिलीव्स है हमारे देश में। एंड बचपन से ही मतलब कुछ कुछ घरों में ऐसा है होता है कि जो लड़की मेंस्ट्रुएटिंग है या जिसको पीरियड है वो पूजा के रूम में नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द फैमिली। सो आई थिंक हम लोग अभी सब वी आर ऑल एजुकेटेड एंड वी आर ऑल इंडिपेंडेंट वुमेन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, और हर ईच वन ऑफ अस हैज दिस इम्पोर्टेंट रोल कि ये सब मिथ्स को हम लोगों ने बस्ट करना चाहिए। नो, wherever हम लोग हैं we should try to explain कि this is not true or this is not acceptable in today's world, and the girl should carry on with her life। मतलब जो भी आपका रूटीन है वो आपने शुरू रखना चाहिए even if you're having your periods। The second most important part is contraception and family planning। अगर कोई मैरिड कपल में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके 2-3 मेजर कारण हैं। एक तो पैसा, दूसरा इस बच्चे, बच्चे कब होने चाहिए, कितने बच्चे चाहिए। और अगर हम लोग पहले ही शादी के पहले ही थोड़ा सा अगर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो इट इज गुड फॉर अस, ताकि वी नो कि यू नो सो दैट वी कैन प्लान प्रॉपर्ली। स्पेशली आजकल के ज़माने में वी ऑल से कि हम लोग सब मॉडर्न है और सबको सब पता है, बट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि कपल्स कम शादी के 1-2 महीने में ही आ जाते हैं कि देयर इज अ प्रेगनेंसी एंड वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी, एंड दे आर ऑल वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज द एल्डर्स इन द फैमिली से कि आपको ये कंटिन्यू करना है। सो प्लीज बिफोर गेटिंग मैरिड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिस्कशन कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना चाहिए, और उसके साथ ही में अगर वो फैमिली प्लानिंग करना है या कॉन्ट्रसेप्शन यूज करना है तो कौन करेगा और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़कियां बोलती हमें तो कुछ पता ही नहीं है। द बॉय इज एक्सपेक्टेड टू यूज अ कॉन्डम सिंस द डे वन, एंड फॉर सम रीजन उन्होंने नहीं लिया या उन्होंने यूज नहीं किया, तो इवन बिफोर दे गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर दे माइट बी अ प्रेगनेंसी। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दिस। कॉन्ट्रसेप्शन यूज करने का मतलब एक्चुअली देर आर 2 मेजर डेंजर्स। एक तो गेटिंग एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, दूसरा मतलब कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि ये लिस्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, ये सब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान हो सकते हैं। अगर आपने भी कभी किसी शादी के पहले किसी के साथ कोई अगर आपका रिलेशनशिप नहीं था या आपने किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं किया, आपको पता होगा कि आप पूरे नेगेटिव हो, but you don't know the history of your partner. What if your partner has had a relationship with somebody else in the past? He might have contracted this disease. So it is very, very important कि शादी के पहले you should both get tested for all these diseases so that both of you are hassle free about having this disease. Secondly, दो वैक्सीन, there are some vaccines आजकल अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं to prevent certain STDs like HPV and hepatitis B, and Shwetali madam will be talking to you about that after my talk. So if you have not been vaccinated, this is also the time कि अपने बचपन का पूरा जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल के हिसाब से अगर आपका कुछ स्किप हुआ हो
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर ध्यान देके अभी बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। नॉर्मली न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए हम लोग हार्मोनल मेथड्स एडवोकेट करते हैं। इसमें 2 हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, प्लस ये अलग अलग रूट्स से भी मिलते हैं, जैसे टैबलेट्स है, इंजेक्शंस है, इम्प्लांट्स है। इसमें कोई भी आप जो आपको सुटेबल लगता है वो यूज कर सकते हो। सेकेंडली मोस्ट कॉमन मेथड जो सभी यूज करते हैं दैट इज द बैरियर मेथड, दैट इज द मेल कॉन्डम, जो कॉन्डम मेन यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। थर्ड इज मेथड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, मतलब वो उसमें सेफ पीरियड कौन सा है, उसी टाइम में वो इंटरकोर्स करेंगे, बाकी अनसेफ पीरियड में नहीं करेंगे। या आजकल ओव्यूलेशन किट्स भी मिलते हैं जो आप घर पे यूज करके देख सकते हो कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। But these methods are not really very 100% effective. They have a higher failure rate. And एक या दो बच्चे होने के बाद में then the options that we offer are the intrauterine devices, मतलब जो कॉपर्टी है जो हम लोग यूट्रस के अंदर फिट करते हैं, और परमानेंट मेथड्स। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो 100% गारंटी सिर्फ एब्सटेंस से मिलेगा, मतलब जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तब तक इंटरकोर्स या सेक्स नहीं करना, दैट इज द ओनली गारंटी। बाकी सब मेथड्स में कुछ ना कुछ रिस्क होता है कि आपने सब कुछ सही किया तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। एंड प्री मैरिटल सेक्स के लिए ये काफ़ी सारे रीजंस है जो आपने नहीं इंडल्ज करना चाहिए। ऑफ कोर्स टुडे एवरीबडी इज वेरी लिबरल एंड सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आप लोग फिजिकली आप शायद 18 के होंगे या 20 के होंगे, बट इमोशनली और मेंटली यू आर स्टिल नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द हर एक कोई एक्शन का एक रिएक्शन हो सकता है, और कभी कभी अगर रिएक्शन आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप उतने मेच्योर नहीं हो कि आप उसे हैंडल कर सके। सो आई थिंक बिफोर गेटिंग मैरिड इट इज बेटर नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। नंबर वन, एक तो पर्सनल बिलीफ, सेकेंड इज मेडिकल रीजन, थर्ड इज वी ऑल हैव प्लान्स इन प्लेस। हमारे साथ प्लान्स हो कि मैं इतना पढ़ाई करूंगी, देन आई विल वर्क, देन आई विल डू दिस, वी हैव अ ड्रीम्स। whenever you do something like this, फिर आपके पूरे वो प्लान्स में बाधाई आ सकती है, so that may totally derail your plans, so it is always better। so मैं थोड़ा बहुत हार्मोनल मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या बर्थ कंट्रोल पिल जो है ये बहुत कॉमनली दुनिया भर में यूज करती है लड़कियां। उसके मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50 मिलियन women इन द वर्ल्ड आर यूजिंग इट। उसमें एक पिल, रोज आपको एक पिल लेना होता है, एंड पूरा पैकेट खत्म होने तक यू हैव टू टेक अ पिल, एंड आप जब स्टॉप करोगे तो कुछ दिनों बाद आपको पीरियड आएगा। सेकेंड हार्मोनल मेथड इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब अगर आपने कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लिया एंड फॉर सम रीजन आप यू हैड सेक्स विद समबडी, तो विद इन 72 आवर्स आप ये टैबलेट्स खा सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है। हार्मोनल इंजेक्शंस है जो 3 महीने में एक बार लेना पड़ता है। इम्प्लांट्स है, विजाइना में रखने वाली एक रिंग है, और ऑफ कोर्स द हार्मोनल आईयूसीडी जो अभी नया आया है और जो बहुत पॉपुलर है। सो ये पिल या हार्मोनल मेथड कैसे काम करता है, ये 3 तरीके से काम करता है। नंबर वन इज अंडाशय से अंडा निकलता ही नहीं है, सो देयर इज नो ओव्यूलेशन। सेकेंडली जो यूट्रस का अंदरूनी लेयर है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसे वो पतला कर देता है ताकि बाई चांस कभी प्रेगनेंसी रहा तो भी वो यहाँ पे चिपकेगा नहीं और वो ग्रो नहीं होगा। और तीसरा मतलब नीचे का जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो नॉर्मल सिक्रीशंस है उसको वो बहुत थिक कर देता है ताकि वो नीचे से स्पर्म्स अंदर एंटर ना कर पाए, या करेंगे तो भी वो इनएफेक्टिव है। सो मोस्टली सभी हार्मोनल मेथड्स का ये तीनों में से एक मोड ऑफ एक्शन होता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये हार्मोनल मेथड ये टैबलेट्स, इंजेक्शन से, इम्प्लांट से आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। यू स्टिल हैव दैट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। जैसे मैंने आपको कहा कि ओसी पिल्स में पैकेट होती है, और ये जो आपको व्हाइट पिल्स दिख रहे हैं दीज आर द प्लेसिबो पिल्स। ये इसलिए कभी कभी इसमें आयरन के टैबलेट्स भी रहते हैं ताकि आपको ये आदत रहे कि रोज आपको एक गोली लेना है। इसमें आप अगर देखेंगे तो ऊपर में नाम भी मतलब लिखा है, डे ऑफ द वीक, कौन से दिन आपने शुरू किया, सो दैट यू रिमेम्बर कि आपने लिया कि नहीं। मतलब आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो कि आपने कल पिल लिया था कि नहीं, देन यू कैन अंडरस्टैंड, इससे क्लियरली इसमें लिखा रहता है कि कैसे लेना है। पिल अगर आपने बराबर रोज नियमित रूप से लिया तो इट इज ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस आर लेस देन 1%, और उसको आपको बराबर टाइमली लेना चाहिए। कुछ कारणवश अगर आप ले नहीं पाए, या आपको लूज मोशन या डायरिया है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो रहा है,
या आपने कोई दूसरी दवाई ली है उसके साथ में, तो ये सब कारण की वजह से उसकी फेलियर रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसे कुछ अगर है तो आपने बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, उस महीने में आपने दूसरा मेथड भी यूज करना चाहिए साथ में। पिल का एडवांटेज ये है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास में है, यानी वो लड़की खुद अपने हाथ, मतलब खुद अपने हाथों में वो चॉइस है कि आप कब बच्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और इससे दिस इज अनरिलेटेड टू इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स कभी भी करो, कैसे भी करो, रोज अगर आपने एक टैबलेट खाया तो आपको आप यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ फ्रॉम एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। एंड ओसी पिल्स के बाकी नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी है, जैसे पीरियड का दर्द कम करना, पीरियड में ब्लीडिंग कम होना, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनको है उनसे उसका इलाज भी हम लोग ओसी पिल से करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे मैंने कहा, ये 2 टैबलेट्स होती है जो आपको विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स लेना है। यानी जब भी आप बाय चांस कभी आपने सेक्स कर लिया और आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया था, तो विद इन 72 आवर्स अगर आपने ये लिया तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। पर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, इसको हमने ओसी पिल्स की जगह पे नहीं यूज करना है। जैसे 1 महीने में 3-4 बार आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हो तो दैट इज वेरी बैड, उसमें आपकी पूरी हार्मोनल मिलियो भी खराब हो जाएगी, ऊपर से प्रेगनेंसी की रहने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो दिस इज नॉट टू बी टेकन रेगुलरली, ये सिर्फ इमरजेंसी में लेना चाहिए। तीसरा है इंजेक्शन, डेपोप्रोवेरा नाम का इंजेक्शन है जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आपको 3 महीने में ये एक इंजेक्शन लेना होता है और ये भी बहुत इफेक्टिव है, और इससे भी प्रेगनेंसी रहने की रेट्स बहुत कम है। सिर्फ इसके साथ में आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेपोप्रोवेरा लेने से बोन्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, इसलिए प्रिकॉशन लेना चाहिए और रेगुलरली बोन हेल्थ मॉनिटर करना चाहिए। नॉरप्लैन नाम का एक ये इम्प्लांट है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है, इसे वो लेडी के हाथ में अंदरूनी भाग पे इम्प्लांट मतलब उसको इंजेक्ट करते हैं एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस के साथ में। एक बार इसको डाल दिया तो 5 साल आपको कोई चिंता नहीं है, 5 साल ये धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल्स में हार्मोन रिलीज करता रहेगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। पर ये नॉरप्लांट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे देश में। द नेक्स्ट इज आईयूसीडी, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कॉपर्टी आई थिंक सभी ने सुना होगा, क्योंकि काफी पॉपुलर है हमारे देश में, काफी सारी औरतें कॉपर्टी यूज करती है। इसमें कॉपर्टी में 3 साल वाले, 5 साल वाले, 10 साल वाले ये सब अवेलेबल है आज। एंड कॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि एक बार आपने बिठा दिया तो फिर आपको 5 साल या 3 साल जितना भी उसका ड्यूरेशन है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इससे क्या होता है कि रोज गोली खाने की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट कॉपर्टी जनरली हम लोग एक बेबी होने के बाद में ही प्रमोट करते हैं। पर अभी जो नया प्रकार का कॉपर्टी आया है, जिसे हम लोग मिरेना बोलते हैं, उसी के अंदर हार्मोन रहता है। तो इस लेविनोर्जेस्ट्रॉन नाम का एक हार्मोन रहता है जो छोटे छोटे डोजेस में ये लोकली एक्ट करता है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा मेथड है फॉर वुमेन, क्योंकि नंबर 1 ये लोकली एक्ट करता है, जहाँ पे यूट्रस में एक्शन चाहिए वहीं पे ये भी हार्मोन एक्ट करता है और प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। प्लस ये बाकी की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी बहुत काम में आता है, बिकॉज ये बिठाने के बाद में जिनको ज्यादा ब्लीडिंग होता है, मेनोरेजिया होता है, वो एकदम कम हो जाता है। बैरियर मेथड्स में सबसे कॉमन है मेल कॉन्डम, जो मेन यूज करते हैं। पर द थिंग विद मेल कॉन्डम की उसका फेलियर रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 16 to 20% फेलियर रेट है। एक तो बहुत बार हर बार आपको सेक्स, ये जानना बहुत जरूरी है सबको कि हर बार जब भी आप सेक्स करते हो तो हर बार कॉन्डम यूज करना जरूरी नहीं है, और उसको प्रॉपर इंसर्शन, प्रॉपर रिमूवल टेक्निक शुड बी गुड। एंड इन केस द condom ruptures during intercourse, then we should be aware about it and we should use a backup contraception. फीमेल कॉन्डम डायफ्राम और सर्वाइकल कैप कुछ कुछ लेडीज यूज करती है, पर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी तक हमारे देश में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोनों चीजों से प्रोटेक्शन चाहते हो, वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड प्रेगनेंसी, तो डुअल प्रोटेक्शन हम लोग एडवोकेट करते हैं। पर अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर का प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री में ऐसे कुछ जरा ये नहीं है, मतलब स्क्रीनिंग वाली चीजें नहीं है या डिजीज नहीं है, तो यू कैन जस्ट यूज द हार्मोनल मेथड्स, जिससे आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। And abhi a little bit about premarital counseling and communication in a marriage. वी ऑल नो कि जब शादी करते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारी कस्में खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम साथ साथ रहेंगे।
बट एज यू नो दैट इवन इन आवर कंट्री द डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग, मतलब अभी तो सिटीज में इट इज ऑलमोस्ट डबल। पहले हमारे देश में डाइवोर्स का रेट बहुत कम था, इनफैक्ट इट इज अमंग्स द लोएस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नाउ इट इज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। सो whenever we get married, it is very important ये जानना कि हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है शादी से, और आपकी पार्टनर का क्या एक्सपेक्टेशन है। आपका एक्सपेक्टेशन और उनका एक्सपेक्टेशन मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो पहले दिन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको उनके बारे में पसंद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, सो उससे भी फ़र्क पड़ता है। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि शादी में 2-3 चीज़ों से सबसे मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होता है। वन इज़ मनी, सेकंड इज़ सेक्स एंड इंटिमेसी इश्यूज़, थर्ड इज़ फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रसेप्शन, और उसमें एक और ऐड हो गया है आजकल, दैट इज़ फ़ोन एंड सोशल मीडिया। सो ये सारी चीज़ें अगर हमने शादी के पहले ही थोड़ा-सा एक इफ वी कैन हैव अ फ्री एंड अ फ्रैंक टॉक एंड वी नो कि सामने वाला भी थोड़ा बहुत हमारे जैसे सोचता है। We cannot expect everybody to do what we do and like what we do. But at least regarding some important things अगर हमारे विचार सेम है तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट होना कम है, मतलब चांसेस कम है। कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक अ मैरिज, मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है, बेसिकली इन अ मैरिज इट इज सेड कि द पर्पस इज कि आप एक दूसरे को हेल्प करें ताकि दैट पर्सन अचीव वॉट एवर दे वांट टू अचीव, उनका पूरा पोटेंशियल वो दे कैन ग्रो टू देयर कंप्लीट पोटेंशियल, दैट शुड बी द purpose of a marriage. But and that has to be communicated that no matter what, जैसे लॉन्ग टर्म मैरिजेस फॉर लाइफ टाइम, राइट, तो बहुत देर आर गुड फेजेस, देर आर बैड फेजेस। तो गुड फेजेस तो सभी लोग हैंडल कर लेते हैं, बट हम लोग वो बैड फेज जो है जहाँ पे आप यू आर नॉट हैप्पी, हम लोग उसे कैसे हैंडल करते हैं, हम लोग उसे कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन और कमिटमेंट हो तो शादी इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, बट अगर नहीं हो तो बहुत सारा स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड फिर ये ऐसा वाला सिचुएशन हमको नहीं चाहिए जहाँ पे द वाइफ इज रनिंग आफ्टर द हस्बैंड विद अ बेलन। तो जैसे whenever you meet your fiance or the person you're going to be married, it is very important to know कि उनके गोल्स क्या है और आपके गोल्स क्या है। पर्सनल गोल्स यानी हम लोग पर्सनली कैसे ग्रो होना चाहते हैं। करियर गोल्स, अभी आप लोग सब नर्सेज हो, यू विल ऑल गेट एम्प्लॉयड एंड देन यू विल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपके करियर में आप कहाँ जाना चाहते हो, कितना टाइम आप करियर की तरफ देने वाले हो। स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज मैंने ये देखा है कि बहुत बार लड़कियां बोलती है कि मेरा कुछ नहीं है, जैसे वो बोलेंगे वैसे करूंगी, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियली आपको शायद ऐसा लगता होगा, बट आफ्टर सम इयर्स व्हेन यू फील कि नहीं, इवन आई वांट टू हैव अ करियर, देन देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड इज फाइनेंशियल गोल्स, यानी हाउ डू यू प्लान टू हैंडल मनी, आप कैसे सेव करना चाहते हो, कितना सेव करना चाहते हो, क्या मतलब आपको आपकी फैमिली के लिए क्या चाहिए, सो दैट नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरी हर पैसा का हिसाब रखती है और सेव करती है एंड द पार्टनर इज वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड बहुत खर्चा करते हैं, दैट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंडली जैसे मैंने और भी बोला, फोर्थली कि बच्चे कितने चाहिए, कब चाहिए, घर में बच्चों को कौन संभालने वाला है। एंड आजकल, पहले तो ऐसा था दैट ऑल सभी घर के काम द वुमेन यूज्ड टू डू, बट ऐसा नहीं है आजकल। आजकल द men are also expected to participate in household chores, so all these things need to be discussed. The fourth issue is regarding sex and intimacy. सेक्स के बारे में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, प्रेफरेंसेस। किसी को स्पेशली मेन कैन सफर फ्रॉम प्री मैच्योर इजैकुलेशन या सेक्सुअल डिसफंक्शन, or there might be increased preference for more frequent sex. There might be inability to control the urges. So though this is a topic which is very difficult to discuss before marriage, but if you think that your partner is a willing person who will cooperate and who will listen to you, that will be very good. At this time it is also important to discuss about the limits of social media. द फोन, जो हमारा सेल फोन है, जो हमारा मोबाइल फोन है, उसने हमारी पूरी जिंदगी को इन्वेड कर दिया है एंड इट इज टेकन ओवर आवर लाइव्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इजी टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद अ स्ट्रेंजर। मतलब जिन्हें हम लोग रास्ते में जाते हुए कभी बात नहीं करेंगे, उनके साथ फोन पे चैट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड इनफिडिलिटी भी बढ़ता है। सो if you are open about it and if you have a discussion about it, it will always be better. जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन इज द की टू मैरिज।
ज़्यादा सुनना है हमें, और सुनना है टू अंडरस्टैंड, नॉट टू जस्ट रिप्लाई. सेकेंडली, अप्रिशिएट मोर, क्रिटिसाइज लेस. आपके स्पाउसेस की फैमिलीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपके पार्टनर की जो फैमिली, उनको भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ऐसे कैजुअल रिमार्क्स मारते हैं, यू नो, लाइक, ओ वो तो तेरी बहन है, शी इज रियली डम, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओ या मॉम हैज, आपकी मॉम ने ये बनाया तो अच्छा होगा ही नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमको पर्सनली भी कुछ हमारा ओपिनियन हो, हमने उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर पार्टनर्स फैमिलीज एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. यानी कोई भी सिचुएशन में हो, अगर इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि यू आर द प्रॉब्लम, यू डिड नॉट डू दिस, यू डू नॉट लिसन टू मी, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उसे वी, ये शब्द अगर यूज करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप विल बी मच मोर हैप्पियर. लाइक द प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड हाउ कैन वी बोथ sit together and solve it, then that will really help you have a healthier marriage. And of course, all said and done, बहुत मुश्किल है करना, पर ये बहुत ज़रूरी है करना. Without phone, more time with each other without your phone in between. Just one last slide about premarital counseling for men. मेन के लिए नॉर्मली प्रीमैरिटल काउंसलिंग में ऐसे होता है कि द काउंसलर पहले इंडिविजुअल से बात करते हैं, फिर दोनों को साथ में बुला के बात करते हैं. सो इसमें प्रीमैरिटल काउंसलिंग में दोनों पार्टनर्स ने इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ही वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. और ये देखा गया है कि जो मेन प्रीमैरिटल काउंसलिंग के लिए जाते हैं, उसमें इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उनके लिए फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन. और इनकी फैमिलीज में ये उनकी वाइफ और इनके बच्चों की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है. एंड थर्डली, यानी वो मेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रसेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग. बहुत बार द मेन, मैंने जैसे आपको कहा, द वुमन मेट से कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, माई हस्बैंड इज गोइंग टू यूज अ कॉन्डम. सिमिलरली मैन ऑल्सो में से कि मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, द वाइफ इज सपोज टू डू ऑल दिस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ द पार्टनर्स ने मिलके एक डिसीजन लेके उसको फॉलो करना चाहिए. अगर वो करेंगे तो आई एम श्योर कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मैरिज में. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट ग्रेट मैरिजेस डू नॉट हैपन. वो अपने आप से नहीं होते हैं, उनको क्रिएट करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड मेक इट अ हैप्पी मैरिज. I hope I've covered as many points as possible in this time slot. Thank you so much. थैंक यू शंतला मैम. इट वाज ट्रूली अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन और बहुत डिटेल में आपने हर चीज जो है कि सिंपल तरीके से बताई है. सो थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स हु हैव जॉइंड अस टुडे फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस एंड ऑल द अदर कॉलेजेस श्योरली बेनिफिट हुए हैं आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी है. एंड इट वाज ट्रूली अ वेरी वंडरफुल टॉक मैम. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. थैंक यू मैम. Shall we take a few questions? If right now there are no questions in the chat, but girls, if you have any questions, you can put it in the chat. We'll take it after the second talk. Okay, ma'am. Shantala ma'am. Yeah, great. Second talk के बाद ही लेते हैं साथ में. Okay, ma'am. Yeah. So now we move towards the second talk by Dr. Shwetali Deshmukh ma'am. Ma'am, can you share the screen? Yes. Dr. Shwetali Deshmukh ma'am is a consultant gynecologist, obstetrician and gynecologist at SureTech Hospital, Nagpur. Since last 13 years, she's practicing. She's the director of SureTech College of Nursing and Infertility Specialist. She has her clinical interest in ART and IVF treatments mein, and laparoscopy and hysteroscopy. She is a member of Nagpur Obstetrics and Gynecological Society, life member of FOXY, and life member of ISA. We welcome you here, ma'am, and I'm sure you are a very well-known face amongst all the nursing girls who have joined from SureTech Hospital, and are eagerly waiting to listen to you. So over to you, Shwetali, ma'am. Just a second, Swati. I'm just sharing. Sure, ma'am. Sure, ma'am. We have with us our president, NOGS, Dr. Vaidehi Marathe, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you're audible. Hello, everyone. I thank NOGS for a wonderful opportunity given to me to talk on this topic, which is the latest trend which is going on amongst the adolescent girls, and which is a source of tension for them.
So let's talk and start with the topic of polycystic ovarian syndrome in adolescence, a real dilemma. So what do you mean by poly? Poly means many. Cystic means fluid-filled cyst. You can see in this diagram where you can see the normal ovaries and the polycystic ovaries where you see small cyst-like structures. These are nothing but they are the cyst, which we call as polycystic. Now, what causes polycystic ovaries? इसका reason क्या है? हमें क्यों होता है ये polycystic disease? 3 reasons are important. First, it might be hormonal, अपनी body के hormones के वजह से. Second, it can be genetic because it runs in the families. And third, it can be environmental. Environmental in the sense, because of today's lifestyle, we see a lot of polycystic cases in our day-to-day OPDs. Now, in the hormonal, what is the pathophysiology जिसके वजह से अपने को polycystic ovaries दिखते हैं? इसमें we see that there is increased secretion of LH hormones, which is going to lead to anovulation. Anovulation मतलब जैसे शांतला मैम ने explain किया, ovaries ovulate नहीं करेंगी. This results in increased insulin secretion in our body and increased androgens and testosterone hormone. So these hormones, there is a hormonal imbalance which happens in polycystic ovaries. So next, how will you diagnose polycystic ovaries? When you go to a doctor, she takes a brief medical history, like when have you started your first menses? Were your menses proper? Do you have any medical disorders? Does anything run in your family? Then we take a proper menstrual history. Menstrual history means how your menses are, whether they are regular, how the flow is, what is the interval of your menstrual cycle. We check your weight, whether you have gained weight recently or whether you have lost weight recently. Because there is another variant of polycystic ovaries, which is called as a lean PCO, where the patient is very thin. In spite of that, we see polycystic ovarian changes in that individual. Then we check for some other hormones in your body, which also cause some menstrual disturbances. Like we have the thyroid gland, the thyroid hormones, we have the prolactin hormones, we have the dihydroepiandrosterone hormones, testosterone, AMH, the day 2 LHFS, FSH. These hormones are basic to diagnose a polycystic ovary. In the physical examination, we have to see whether there are any signs of androgen excess. The signs in androgen excess is that in polycystic ovaries, we'll have hair growth, we'll have acne. In married women, we see a pelvic examination, which is important. We do some other blood investigations to rule out if there is any other cause or any other medical history that the patient has, and on ultrasound. Now, when we do an ultrasound, according to the latest guidelines, polycystic ovarian syndrome can be diagnosed considering upon the number of follicles. It is not yet clear, but a maximum of 18 to 20 follicles in each of the ovaries, plus an ovarian volume of more than 10 cc is indicative of a polycystic ovary. Previously, it used to be a pearl string-like appearance, but nowadays that is not considered to be diagnostic of polycystic ovaries. So what do you do? And what do we see in a polycystic ovarian syndrome individual? We will see that the patient has excessive body hair growth, where you can have lip, the upper lip hair is more. You can have hair on the cheeks. You can have irregular periods. आपको acne हो सकता है, pimples आ सकते हैं. There can be insomnia, जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही है. There can be a sudden weight gain. The patient will say that मैम मेरा वजन एकदम से बढ़ गया, मैं तो कुछ खाती हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा वेट इतना बढ़ क्यों रहा है? There might be dark skin patches. Skin patches, like there can be blackened skin patches on your body. There may be diabetes. In most of the cases, there might be hair loss. The patient will complain कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे. So then let us come to the symptoms one by one, where there can be oligoamenorrhea,
There can be amenorrhea, oligomenorrhea, there can be amenorrhea. Amenorrhea यानी आपको periods नहीं आ रहे, 3-3, 6-6 महीने तक मुझे periods नहीं आ रहे मैम, मुझे periods बहुत late आते हैं. Then there can be acne. मुझे face पे बहुत सारे pimples आ रहे, skin is becoming oily. There can be seborrhea. There can be hirsutism, यानी there is excessive facial and body hair. There can be acanthosis nigricans, which I just now explained, कि जहाँ पे dark patches बनते हैं आपके skin पे. There might be alopecia, androgenic alopecia, that is a male pattern baldness because there is hair loss. There can be acrocordons, which are tiny flaps of skin which can be seen on your body. There can be infertility because there is an ovulation. An ovulation इसका मतलब है कि ovary में अंडा बन ही नहीं रहा. That's why the fertility can be an issue in these patients after they get married. There can be premenstrual symptoms, like there can be bloating, there can be mood swings, there can be pelvic and back pain. And last but not the least, there is going to be weight gain, which is the most important thing and that causes more tension in that individual कि मैम मेरा weight क्यों बढ़ रहा है. So what are you going to do next? What are the treatment? This polycystic ovarian syndrome is basically based on some kinds of treatment which are main on lifestyle modifications. Now, what are lifestyle modifications? Lifestyle modifications means you have to follow a proper diet, especially low carbohydrate diet, which contains more of complex carbohydrates, and a high protein diet, a low fat diet. Then we advise the patient to do some kind of exercise, a regular exercise. Maybe it is a walk, you join the gym, or you join some exercises where you do a regular exercise. A minimum weight loss of 5 to 10% is advised to the patient to get rid of most of the symptoms of polycystic ovaries. That is the major treatment that we advise to most of the adolescent girls. But in some cases, we always think that in some cases they need medical treatment. But before going to the medical treatment, let us see what are the risks that are associated with polycystic ovarian syndrome. So what these patients are at risk? They are at risk of endometrial hyperplasia, जहाँ पे गर्भाशय का अस्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. एंडोमेट्रियल कैंसर, जब उनका पीरियड बंद हो जाए या उनका पीरियड जाने के समय में वहां पे अस्तर का कैंसर हो सकता है. इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज इन पेशेंट्स को हो सकता है क्योंकि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है. दैट्स व्हाई दीज पेशेंट्स कैन बिकम डायबिटिक. These patients, because of the increase in weight, we can have high blood pressure in these patients. Later on, we can have dyslipidemia, जहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, stroke can happen in these patients. Weight gain, which is very important in this, is absolutely a risk because it is linked to all these problems. And last but not the least, they can go in for a miscarriage also. Now, when we know all the risks, sometimes we do have to resort to medical management. Although we say that preliminary treatment may be, like changing your lifestyle modifications, doing exercise and all, the medical management, preferably if you think about the medical management, we usually resort to combined oral contraceptive pills. Why oral contraceptive pills? Because they help in your menstrual regulation. आपके period को time पे लाने के लिए we give these combined OC pills, which Shantala ma'am has already spoken about, and they also help to reduce a lot of acne and hirsutism. Then we can give progestrogens, which are also helpful in the management of polycystic ovarian disease, and metformin. Metformin is specially used in diabetic patients, but this has got an insulin sensitizing effect. So therefore, we give metformin in patients with polycystic ovarian syndrome in order to reduce the fasting serum insulin hormones, which are raised in these patients. So that is what we do in a case of polycystic ovarian syndrome. Thank you and stay fit and healthy.
Now, the next topic which I am going to talk about is the importance of immunization. Now, in today's world, in where you're listening a lot about COVID and COVID vaccines, immunization in adolescents, it is the vaccination which is the need of the hour. So what are the vaccinations and what are the significance of these vaccines in adolescents? It is very vital because it helps in boosting the waning immune response of infancy vaccines. जो vaccines हमें छोटेपन में मिले हैं, इनको boost करने के लिए we definitely know now that adolescent group is also very important and they need to have these vaccines in order to prevent a number of diseases which are been coming, like the viral diseases, and we need to fight against these viral diseases. And because of the changing lifestyles, we need to immunize ourselves. So according to the Indian Academy of Pediatrics, we have a revised immunization schedule. This is mainly for the adolescent age group. And in that, we have a mandatory vaccines, that is the HPV vaccine, the human papilloma virus vaccine, and the Tdap vaccine, that is the tetanus, diphtheria, and pertussis vaccine. I'll be talking about the HPV vaccine in detail. Then the other one, which is the catch-up vaccine, is the measles, mumps, and rubella vaccine, the varicella vaccine, the typhoid vaccine, the hepatitis A and hepatitis B vaccine. These vaccines are also important because of the growing number of patients with hepatitis infection, the liver infection, which can range from a mild disease with jaundice and which can turn out to be fatal. Okay, so we have to be very careful in these cases because we need to immunize ourselves, especially the people who are working in the hospitals or in the even the other people who are more prone to infections. They need to immunize themselves against all these vaccines. Now, what are the special circumstances? There are influenza vaccines, there is a Japanese encephalitis vaccine, and the rabies vaccine. So out of this, I'll be talking more about the HPV vaccine because we are talking about the adolescent age group and we want to target our today's on behalf of Women's Day. I would like to target the HPV vaccine because it is very important for this age group. Now, why are we giving these HPV vaccines? HPV vaccines are being given because the human papilloma virus is responsible for causing cervical cancer, and we have been receiving a lot of cervical cancer patients, and that is the only cancer which can be prevented, and that we have a vaccine to prevent that cancer. So what is the prevention that it gives? So it gives protection against the HPV 16, HPV 18, HPV 6, and HPV 11. So what is it going to prevent? It is going to prevent 70% of the cervical cancer patient, Garbhashay ke muh ka cancer, which is becoming very, very common. Then we can prevent 80% of the anal cancers if we get this vaccine. We can prevent 60% of the vaginal cancers, 40% of your vulval cancers, and 90% of your oropharyngeal cancers and genital warts. So this vaccine has got so much of protection. So it is a very important vaccine. And this vaccine is available in two names, especially the Gardasil vaccine and Cervarix, which has to be taken intramuscular. So now, who is supposed to take these vaccines? Why do we advise these vaccines? Because of the cervical cancer incidence, which is 22.9 per 1 lakh of population in the world. So isn't it important for us to get vaccinated against HPV and prevent this disease? Now, HPV vaccination in adolescent, why is it important? Why your age group needs to be vaccinated against HPV? Because it is going to prevent 90% of your cancers. It can prevent at least 6 types of cancers, and 4 out of 5 people are going to get the human papilloma virus in their lives. So HPV vaccine is specially for cancer prevention. It is better to take a vaccine than to die of cancer. Now,
The HPV vaccine recommendations and their age groups. Now, initially, the vaccine in 9 to 14 years of age group, the gender, the females and the males can take these vaccines. Usually, there are 2 doses on 0, 6 to 12 months. The catch-up vaccination is for the age group from 15 to 26 years, where both males and females can take this vaccine. There are 3 doses, that is 0, 2, and 6 months. And then we have the age group from 27 to 45 years, where both the females and the males can take 3 doses on 0, 2nd, and the 6th month. So that is the HPV vaccination. So I think the HPV vaccination is itself an important vaccination for all the age groups, especially those who have not taken it should take this information from this and take the vaccine as early as possible. Now, after the HPV vaccination, let me talk a little about the hepatitis B vaccination. The hepatitis B vaccination has also become important nowadays because of the rising trend of hepatitis B infections. This is also available in 3 doses, and it is always advisable to take these vaccines, especially for the healthcare workers and also for the people who do a lot of traveling, who roam a lot. So it is important. And nowadays, it is really important looking at the scenario of the number of viral infections which are going on increasing. It is usually advisable to take these vaccines at your earliest. Now let's talk about a little about our healthy lifestyle modifications. Now, what do you mean by a healthy living? Healthy living means mental and physical health. Now, what do you mean by mental and what is physical health? Now, in that, we should have healthy eating habits, like, 3 meals a day. You should not eat too much and not make dinner the most of your diet. Then we have to eat a lot of healthy foods, like especially a vegetarian diet is considered to be a healthy diet. A lot of fruits is considered to be a healthy diet. A low fat diet is a healthy diet. A high protein diet is a healthy diet. And we should avoid especially sodas, sugars, and have more of beans and nuts, but everything to be taken in a proportion. Don't overeat. Just eat enough to fill your stomach and just to please your satiety. Then what do you do in a healthy living? You should do some physical activity. You should do some exercise. So why do you exercise daily? This is because you want to reduce your stress, you want to reduce your anxiety, and you want to control your weight. So what do you advise? We advise that a small 30-minute walk 4 to 5 days a week is advisable for every individual, because it is very essential for you to have a reduction in your stress and anxiety levels that you deal with in everyday life. Second thing, what you can do for a physical activity is yoga. Practicing yoga, going for a swim, or doing aerobics. Any type of exercise, may it be aerobics, may it be Zumba, which is comfortable for you, is advisable, because this is going to give you a very nice and a healthy living. Then we come to the mental health. What do you mean by mental health? Means first thing for mental health is a proper sleep. So the CDC recommendations for the sleep in adolescent group is an average of 8 to 9 hours of good soothing sleep. That means you need to have a very sound sleep. If you need to have a good mental health, you need to have a sound sleep. You can have some kind of mind exercises like solving some puzzles, or you doing some reading. You can go out for a walk. You can take a short nap if you feel very tired, or in between you can do chatting. Chatting nowadays is very important. Social media and chatting, that is a kind of a stress buster nowadays. You can do chatting, or maybe you can plan a short trip with your friends, so that like a little weekend trip is also helpful for your mental health. Going on for shopping relieves most of your stress, so you can go on for shopping.
or coffee with friends. That's the most enjoyable thing, which I also prefer, like going out for a coffee with my friends. It relieves your stress and it's very soothing for you. Then if at all, if you feel like you are depressed, then go and please seek an expert advice. That's very important. So don't just say that I'm not feeling well or I'm feeling lonely, or you should go and seek a proper expert advice if you're feeling depressed. More important, what is important in your age group is avoid any addictions that you have. So avoid smoking, avoid drugs, avoid chewing tobacco, and excessive alcohol consumption, because these things are definitely going to cause you a lot of problems in the future. Nowadays we see that the cancers that were being presented in the later years of life, we are able to see them in a very early stages of life. We can see patients who are walking inside an OPD, they are 30-35 years of age group. We see that they are having breast cancers. We see that some people are walking with oropharyngeal cancers. So that is very important. Now, at the current scenario where we see COVID infections, we see that people who are smoking, they are at high risk of having COVID infections. So you should be very careful when you are doing all these things. So avoid all these things as much as possible, or do it to a minimum. Avoid will be the best suggestion I would give. Avoid high risk sexual behaviors. As Shantala ma'am shared, that you should avoid high risk sexual behaviors. What do you mean by that? Avoid multiple sexual partners. Always use a contraceptive. Always use a barrier method of contraception, because you don't know what the individual is being suffering from or with how many partners he's been sleeping with. So that is also very essential for the age group, for you guys, to avoid all these things. And avoid unplanned pregnancies. Do not get pregnant, or do not try any kind of non-using a contraceptive and getting pregnant. This is very risky at such age groups. So you need to be very focused on your career. Nowadays everybody is very career oriented, but in the back of the mind we should remember all these things, because they are going to affect your career, they are going to affect your mental health, they are going to affect your physical health too. So these things are actually very important. So always remember the dictum, health is wealth. There's nothing more important in your life than your health. Everything else is secondary. You can earn money, you can do all things anytime, but once your health is affected, everything gets affected. So that's all for today's talk. Thank you. Thank you so much, ma'am. Truly a very informative talk. Again, it was very well covered, the PCOS, vaccination, the healthy lifestyle and mental health. Thank you so much for all the information. And I request all the participants कि आप लोग अगर कुछ आपके doubts हैं तो आप chat box में डाल सकते हैं. Meanwhile, we have, I think, 2 to 3 questions for Shantala ma'am. Yeah, there's a question I think about chlamydia infection, right? Yes, ma'am. Yes. So chlamydia is an infection जो sexually transmitted होता है, मतलब it comes by having unprotected intercourse with somebody who always has an infection. And because of chlamydia, किसी को they might have a discharge, it might be smelling, it will have a pungent smell, there might be a purulent discharge. But sometimes it may happen they do not have any symptoms. But that infection can in the future lead to many problems. It might lead to infertility because of blockage of tubes and all. So if you suspect you have this infection or your partner has had it, please get tested. A simple 7-day course of antibiotic treatment will help you get treated and will prevent the future complications. And there was one more regarding white discharge. I think if you are having white discharge, आपको पता करना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है. So I think you should I suggest you consult a doctor to find out. It can be bacterial, it can be fungal. तो उस हिसाब से आपको medicines दिए जाएंगे और आप you'll be perfectly fine. All these infections are treatable, so don't worry about it. Yes, ma'am. Perfect. Okay, so you have already answered that what steps we should follow or what we should do so that we feel the relief. So I think you have answered that it will be through medication. The next question is, in first 2 days of periods, I have so much pain in stomach and also in back, legs. Please suggest what precautions should I take? This condition is actually called dysmenorrhea, and you might be suffering from primary dysmenorrhea.
एंड ये काफी लड़कियों को होता है, अराउंड 60 to 70% ऑफ द वुमेन सफर फ्रॉम सम पेन ड्यूरिंग देयर पीरियड. एंड फॉर दिस, इफ इट इज वेरी सिवियर कि आप बिकॉज ऑफ पीरियड पेन आप अपनी कॉलेज नहीं जा पा रहे हो या डेली रूटीन काम नहीं कर पा रहे हो, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. अदरवाइज हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज से काफी लोगों का पेन जो है, पीरियड पेन, वो कम होता है. योगा में भी काफी कुछ कुछ आसन है जो करने से ये एलिवेट होता है ये पेन. तो अपार्ट फ्रॉम अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सम, किसी किसी को कुछ कुछ फूड, कोई फूड पीरियड के टाइम पे सूट नहीं करता है. आप नोटिस करिए कि आपने कौन से खाना खाने से आपको थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होती है. एंड अदरवाइज बहुत अगर सीवियर है तो यू कैन टेक अ सिंपल पेन किलर और यू कैन कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट फॉर एंटीस्पैस्मोडिक मेडिसिन भी है और पेन किलर भी आप ले सकते हैं. राइट. अच्छा संध्या, देयर इज नो वॉइस यू आर सेइंग. आप प्लीज उसको है ना, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारी तरफ से वॉइस क्लियर है. आई डोंट नो इफ शी कैन हियर दिस. ओके मैम, दे वांट टू नो अबाउट मेंस्ट्रुअल कप. ओके, menstrual cup is actually उसका तो पूरे we already have our own presentation. Yes. Menstrual cup is made up of silicone. Actually अगर मुझे पता होता तो मैं आपको दिखा सकती थी. I don't have it right now with me. So it is actually made of silicone. और ये एक कप है जो आपको वजाना के अंदर इंसर्ट करना चाहिए. You are supposed to insert it inside. सैनिटरी पैड आप बाहर पहनते हो, इसको कप को आपको वजाने के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है और वो कलेक्ट करता है खून को. इट जस्ट कलेक्ट्स द ब्लड एंड फिर आफ्टर 2 or 3 hours या 4 hours डिपेंडिंग ऑन योर फ्लो आपको उसको निकाल के एम्प्टी करके वापस रीइंसर्ट करना पड़ता है. मेंस्ट्रुअल कप अभी हमारी गायनेक सोसाइटी पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं सभी में, बिकॉज वो कप जो है इट इज वेरी सेफ. इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन, इसलिए उससे कुछ रिएक्शन नहीं होता या कोई एलर्जी नहीं होता है. जैसे नॉर्मली काफी लोगों को सैनिटरी पैड से एलर्जीज और रिएक्शन और रैशेज होते हैं, वो कप के साथ नहीं होता है. एक बार आपने कप खरीद लिया है जिसका कॉस्ट इज अराउंड 500 to 1000 रुपीज के बीच में. आजकल काफी सारे ऑनलाइन साइट्स पे आपको मिलेंगे. एक बार आपने वो खरीद लिया तो 5 years तक आपको कोई टेंशन नहीं. और कब जब रहता है तो वो ये भी हर महीना पैड्स खरीदने का टेंशन नहीं रहता है. पीरियड शुरू हो गया, मैं क्या करूँ, ये रनिंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू गेट पैड्स, सो दैट आल्सो इज नॉट देयर. सेकेंडली विद द कप यू कैन डू मेनी एवरीथिंग. मतलब जो भी आप नॉर्मल रूटीन में करते हो वो कप पहन के भी आप कर सकते हो. लाइक यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू योगा, यू कैन डू स्विमिंग. एंड वो कपड़ों का चेंज करने का टेंशन नहीं रहता है. बट ऑफकोर्स उसको एम्प्टी आपको करना पड़ता है. यू हैव टू एम्प्टी एंड उसको वॉश भी, जस्ट वॉश इट विद प्लेन वाटर एंड री इंसर्ट इट. एंड आफ्टर योर यूज इज ओवर यू कैन जस्ट वॉश इट एंड कीप इट इन उसके साथ में एक पाउच या डब्बा भी आता है, उसके अंदर आपको रखना चाहिए. सो द कप इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स. Right. There are again some more questions about the menstrual cup. So, ma'am, either you'll have to take one more session of maybe we menstrual can take cup, one session about sustainable menstruation. or else we have the video link of the talk which you had taken in for JC and all. No, we have that video, so we can share that link also. It's Sure. very beautifully given in that. So, Shwetali ma'am, the next question is for you. कि ma'am PCOS fully cure होता है या नहीं? See, it's a syndrome. It is not a full cure for PCO because it's going to be with you for lifetime. Unless and until you attain menopause, it's going to be there with you. So definitely there's no cure for it. So you have to just use these lifestyle modifications. And maybe if you are really having some problems like infertility or, like weight issues, or you have some other issues regarding PCOS, then you can have medical treatments for that. It is going to be with you for lifetime. Unless and until you attain menopause, you're going to have this PCO problem with you. Absolutely. Anjali is asking natural ways to induce ovulation in PCOS. Natural ways. So you can have a follicular study. You go to your gynecologist and you can have a follicular study, and you can start the follicular study from day 10. And you can have this follicular study and see whether you're naturally forming your own, follicle. If at all it's naturally forming, then you can have, the natural intercourse and try whether you're really, getting pregnant or not. But if at all it's not happening, then I think you need to use some ovulation induction drugs. Maybe sometimes it might be just tablets, or sometimes if you are not having the follicle with the tablets, we might use some injections which are gonadotropins, and we can see whether you are getting a proper follicle or not. Right. Shantala ma'am, someone has put up that menstrual cup probably she's using, but it doesn't get inserted. Insert nahi hota, aisa question hai. So menstrual cup insertion के techniques होते हैं. अगर आप बराबर नहीं कर रहे हो तो you can check out, there are videos on YouTube also.
हाउ टू इंसर्ट द कप, उसको फोल्ड करके छोटा सा करके उसको इंसर्ट करना पड़ता है। और इनिशियली बिकॉज आप स्ट्रेस्ड आउट हो या आपको पता नहीं कैसे इंसर्ट करना है, तो वजाइना ड्राई हो सकता है, इनिशियली आप थोड़ा सा वैसलीन लगा सकते हैं अराउंड द रिम ऑफ द कप सो दैट इट गेट इंसर्टेड। ये भी हो सकता है कि शायद अपने कप का साइज या उसका कंसिस्टेंसी आपकी वैजिना के लिए ठीक नहीं हो, मे बी वो बहुत ज्यादा फर्म है या साइज बड़ा है, but generally size is doesn't matter because वो बहुत मतलब our vagina can easily accommodate that cup. It is not very big. उसका diameter is I think around 4 centimeters, that's all. And वो जब आप fold करते हो तो एकदम वो छोटा हो जाता है। तो अगर insert नहीं हो रहा है तो maybe you can try number one, आप squatting position में पहले बार insert करने की कोशिश कीजिए, या बाथरूम में कमोड के ऊपर एक पैर रखना, एक पैर नीचे रखना, और फिर थोड़ा वजाना जब ओपनिंग ऑरिफाइस ओपनिंग होता है वैसे इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए। You can also check out some YouTube videos. अगर एक बारी में इंसर्ट नहीं हुआ तो लीव इट, ट्राई इट अगेन। एंड जनरली ऐसे भी बोलते हैं कि आप पहले बार इंसर्ट कर रहे हो तो पीरियड्स के टाइम पे ट्राई टू इंसर्ट इट, बिकॉज ऑफ द ब्लड नेचुरल लुब्रिकेशन भी होता है। So I'm sure you will be successful. It is not very difficult. There are many girls, college-going girls, who are using the cup, and they are quite successful. It may take time. पहले एक दो बार आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे कि whenever you do something new that happens, but later on I'm sure you will not have any difficulty. Yeah, I think there is always this learning curve with the menstrual cup also, and over the period like say 2-3 महीने में definitely इनको पता चल सकता है इसके बारे में. Does cup cause TSS? Toxic shock syndrome, there are no studies of the cup causing it because it is an inert material. It does not interact. In fact, but then, even if there is no, as such, there is no risk, it still has to be removed at least once in 12 hours. 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए. Right. Does cup interfere with vaginal hymen? I think there is some confusion. Vaginal hymen, अगर if it is like unruptured, imperforate है, तो then there is no place. But then if अगर आपको periods आ रहे हैं तो obviously जगह है कब insert करने के लिए. Right. So I think you should not worry about that. Ma'am, clotted blood releases during the periods. Is it a problem? Some blood clots are normal during periods. अगर बहुत ज़्यादा है, then you might be having increased bleeding during periods. Then you should look into that. Maybe get yourself investigated why that is happening. Definitely. So, ma'am, I think we are done with the questions in the chat box also. Okay, there's one more. First day to third day of menstruation, why we should not wash hair? There's no. That is a myth. We all discussed myths. And I really don't know who has circulated that WhatsApp and what basis, scientific basis it has. So it's really, I don't understand what. Oh, it's on the what does it mean? WhatsApp also. Yeah, it's been circulated on WhatsApp. I don't know. Yeah, I have read it many times, and I also keep on thinking, what is the scientific significance for that? Who has tested it? Maybe it's something very unusual. Absolutely, ma'am. Actually, I'm taking this question because it's come for the third time. PCOD cure कैसे करें? I think you have already answered this question. Yeah, PCOD cure हम तभी करेंगे जब you have some menstrual problems. Exactly. Some people with PCOS don't have menstrual problems. Second thing, if with PCOD you are having some other problems like infertility, then we will treat PCOD. So PCOD, basically, some people are just unnoticed. Some people don't have any problems. Some people just, conceive with PCOS also naturally. So unless and until you have a problem, you don't need to treat it. Okay. So when you start having problems, when you don't have your periods properly, if you have very late periods, if you're having some facial hair, if you're having excessive weight gain, you're not able to understand, hormonal imbalance हो रहा है, infertility हो रही है, तो इसके लिए हम जाके PCO का treatment करेंगे. Yes, ma'am. And is it okay to take Ultraset for dysmenorrhea? Yeah. Why not? It's a painkiller, right? Right. So it is a combination of tramadol and paracetamol, I guess. Yeah, you can take it. Yes, ma'am. Yes. All right. So we're towards the end of the question. And I really thank Dr. Shantala Bhore ma'am and Dr. Shweta. I think there is one more question in the last. Okay. I think it's regarding vaginal discharge. Somebody has highly weight discharge. Is it a problem? Yeah, it's definitely a problem. You should go and show your gynecologist, get a pap smear done. Maybe you might need a vaginal swab also. And plus you might need a urine test also, because, sometimes urine infections also, are present in case of vaginal infections. And definitely you can rule out PID also. Right. Definitely, ma'am. So thank you very much, ma'am. It was a wonderful session and a wonderful interactive session too.
Dr. Shantala Bhore ma'am and Dr. Shwetali Deshmukh ma'am for answering all the questions so patiently and for wonderful sessions. I also thank our President NOGS, Dr. Vaidehi Marathi madam, for giving us an opportunity to interact with you all here. And thank you all the participants from all the nursing colleges and other colleges for joining us here today. And we have another session coming up in the evening at 4:30. The link has been forwarded to you. So see you all at 4:30. It's on me time, यानी खुद के लिए समय निकालना क्या जरूरी है या हम कैसे कर सकते हैं या क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम बात डेफिनेटली करेंगे. So thank you very much. Thank you. With your permission, ma'am, I would like to end the meeting. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you Bye. so much. Bye, ma'am. Thank you.